ऐशा अपनी दादी के पुराने घर में धूल भरी अलमारियों पर उंगलियां फिरा रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, कुछ भी जो उसके परिवार के अतीत पर रोशनी डाल सके। उसकी दादी, जो कम बोलने वाली महिला थीं, उन्होंने अनकही कहानियों का खजाना पीछे छोड़ दिया था। जैसे ही वो सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर पहुंची, उसकी उंगलियां पुरानी किताबों के ढेर के पीछे छिपी किसी चीज से टकराईं। ये एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था, जिसकी सतह समय के साथ चिकनी हो गई थी। आयशा ने ध्यान से डिब्बे को उठाया और किचन टेबल पर ले आई। दोपहर का सूरज कमरे में लंबी परछाई डाल रहा था और उसने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर पीले फीते और फीके फोटोग्राफ के बीच एक चिट्ठी रखी हुई थी। कागज भुरभुरा था, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। चिट्ठी 50 साल पहले की थी और सीता नाम की महिला को संबोधित थी। आयशा का दिल धक से रह गया। क्या ये सीता उससे जुड़ी हो सकती है? चिट्ठी राजेश नाम के एक सिपाही की थी। यह चिट्ठी युद्ध के बीच से आई थी, जहां हर दिन मौत का सामना करना पड़ता था। उसने एक ऐसी कोमलता से लिखा था जो युद्ध की कठोर वास्तविकताओं को झुठलाती थी। उसकी लेखनी में एक अद्भुत संवेदनशीलता थी जो उसके दिल की गहराइयों को उजागर करती थी। उसने अपनी सीता, अपनी खूबसूरत सीता के लिए अपनी लालसा के बारे में एक ऐसे जुनून के साथ लिखा था जो आयशा के भीतर गहराई से गूंज उठा। उसकी हर पंक्ति में एक अनकही कहानी थी, एक अनकहा दर्द था। उसने उन भयावहताओं का वर्णन किया जो उसने देखी थीं, उस डर का जिसने उसे जकड़ रखा था। फिर भी उसके शब्द हमेशा आशा से सराबोर थे। उसने अपने साथियों की बहादुरी और उनके बलिदानों का भी जिक्र किया। आशा है कि एक दिन वह सीता के पास वापस आएगा, उस जीवन में जिसे उन्होंने एक साथ बनाने का सपना देखा था। उसने अपने भविष्य के सपनों को भी साझा किया, जो उसे जीवित रहने की प्रेरणा देते थे। हर वाक्य उसके प्यार का प्रमाण था, स्याही से लिखा और एक चुंबन से सील किया हुआ वादा। उसकी चिट्ठी में एक अनोखी मिठास थी जो उसके प्यार की गहराई को दर्शाती थी। आयशा लगभग उसकी भावनाओं का भार, उसकी लालसा की गहराई को महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने राजेश के शब्दों को पढ़ा। राजेश के शब्दों ने सीता की एक विशद तस्वीर पेश की। उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत और उसकी हंसी की गूंज को राजेश ने अपने शब्दों में कैद कर लिया था। आयशा ने खुद को इस महिला, इस सीता के बारे में और जानने के लिए तरसते हुए पाया, जिसने एक सैनिक के दिल को इतनी आसानी से जीत लिया था। वह जानना चाहती थी कि सीता कौन थी और उसने राजेश के जीवन में क्या भूमिका निभाई थी। चिट्ठी ने आयशा में एक जिज्ञासा जगा दी थी, अतीत की इस प्रेम कहानी के बारे में और जानने की चाहत। यह चिट्ठी एक खिड़की थी, एक भूले बिसरे समय की ओर। वह जानती थी कि उसे सीता को ढूंढना होगा, उस कहानी के हर पहलू को जानने के लिए, या कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे जानता हो, शायद कोई ऐसा जो उस समय का गवाह रहा हो। चिट्ठी पर दिया गया पता एक छोटे से गांव का था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जो उस चहल पहल भरे शहर से मीलों दूर था जहां आयशा रहती थी। शहर की भीड़भाड़ से दूर यह गांव एक अलग ही दुनिया था। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ आयशा एक यात्रा पर निकल पड़ी। यात्रा लंबी थी और रास्ते में कई मोड़ थे। सड़कें धूल भरी और अपरिचित थीं। हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी। फिर भी हर गुजरते मील के साथ आयशा ने अपने उद्देश्य की भावना को बढ़ते हुए महसूस किया। उसकी दृढ़ता उसे आगे बढ़ा रही थी। जब वह आखिरकार गांव पहुंची तो ऐसा लगा जैसे समय पीछे चला गया हो। यहाँ की हर चीज में एक पुरानी कहानी छुपी थी। यहाँ जीवन धीमी गति से चलता था, जैसे समय ने यहाँ ठहराव ले लिया हो, जो प्रकृति की लय और परंपरा की गूंज से संचालित होता था। हर कदम पर एक नई कहानी थी। आयशा ने स्थानीय चाय की टपरी पर सीता के बारे में पूछताछ की। हर कोई उसकी कहानी सुनने को उत्सुक था। बुजुर्ग दुकानदार, जिसके चेहरे पर वर्षों का ज्ञान अंकित था, उसने उसे गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर की ओर इशारा किया। वह घर, जो अब एक रहस्य की तरह था, आयशा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। नैना ने आयशा का गर्मजोशी से स्वागत किया, जैसे वह अपनी खोई हुई बहन से मिल रही हो, और उसकी आंखें फीके फोटोग्राफ में सीता की आंखों को दर्शाती थीं, जो गहरे भावनाओं से भरी हुई थी। जैसे ही आयशा ने चिट्ठी और अपनी तलाश के बारे में बताया,
नैना ने ध्यान से सुना, उसकी हर बात को समझने की कोशिश करते हुए। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी जो उसके दिल में छिपे दर्द को बयां कर रही थी। वह आयशा को अंदर ले गई, जैसे वह उसे अपने जीवन की कहानियों में शामिल कर रही हो। उसका घर चंदन की हल्की गंध और मसालों की सुखदायक सुगंध से भर गया, जो एक पुरानी याद की तरह था। नैना ने बताया कि उसकी माँ ने राजेश के पत्रों को संजो कर रखा था, जैसे वे कोई अनमोल खजाना हो। उन्हें बार बार पढ़ा था जब तक कि कागज पतला न हो गया और स्याही धुंधली न हो गई। राजेश की लंबी अनुपस्थिति के दौरान वे उसकी जीवन रेखा थीं, जो उसे हर दिन जीने की ताकत देती थी। एक ऐसे प्रेम का प्रमाण जो दूरी या समय से बुझने से इनकार करता था, और हर पत्र में वह प्रेम झलकता था। नैना ने भावुक होते हुए कहा कि उसकी माँ ने इन पत्रों को अपने दिल के करीब रखा था। उन्होंने उनके सारे पत्र रखे थे जैसे वे उसकी आत्मा का हिस्सा हों। हर एक उनके साझा प्यार की एक अनमोल याद, जो समय के साथ और भी कीमती हो गई थी। वह आयशा को एक छोटी सी लकड़ी की संदूक के पास ले गई, जो उसकी माँ की सबसे प्रिय चीजों में से एक थी, जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी, जो उसकी माँ के हाथों की कला को दर्शाती थी। अंदर ध्यान से संरक्षित चिट्ठियों के बंडल थे, जो समय के साथ और भी नाजुक हो गए थे, जिन्हें फीके रिबन से बांधा गया था, जैसे वे एक अनमोल धरोहर हों। नैना की यादों ने राजेश के लिए सीता के अटूट प्रेम की मार्मिक तस्वीर पेश की। दशकों में बदलते वर्षों और उसके जीवन पर छाए अनिश्चितता के बावजूद सीता ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह राजेश की यादों को थामे रही, उसके पत्र, उसके सुकून, उसका प्यार, उसका मार्गदर्शक सितारा। उसने कभी शादी नहीं की, अपना जीवन अपने गांव और अपनी यादों को समर्पित कर दिया। मेरी माँ की शांत शक्ति और प्यार की शक्ति में अटूट विश्वास वास्तव में उल्लेखनीय था। यहाँ तक कि जब गांव वालों ने खोए हुए प्यार और अधूरे सपनों के बारे में फुसफुसाते हुए सीता ने अपना सिर ऊंचा रखा। आयशा ने ध्यान से सुना, क्योंकि मैंने अपनी माँ के जीवन की कहानी साझा की। मेरी आवाज प्यार और प्रशंसा से भर गई। दोपहर ढल गई, सूरज की रोशनी कमरे में लंबी परछाई डाल रही थी। फिर भी हम दोनों ने समय बीतने पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया कि कैसे मेरी माँ अपने बुढ़ापे में भी अपनी खिड़की के पास बैठकर राजेश के पत्रों को पढ़ती थीं। उनका चेहरा एक ऐसे प्यार से जगमगाता था जिसे समय मंद नहीं कर सका। वह अपनी नींद में शांति से मर गई। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे कि वह अपने प्रिय राजेश के साथ फिर से मिलने का सपना देख रही हो। अपने आखिरी पलों में वह अपने पत्रों से घिरी हुई थी। उनका प्यार एक सुकून देने वाली उपस्थिति थी। जैसे ही मैंने नैना की बातें सुनी, मुझे विस्मय और प्रेरणा की गहरी अनुभूति हुई। राजेश और सीता की प्रेम कहानी, हालांकि अशांत समय में पैदा हुई थी, में एक कालातीत गुण था। भावना की गहराई जो मेरे भीतर गहराई से गूंजती थी। पत्र जो कभी कागज के मात्र टुकड़े थे, अब अपने आप में एक जीवन से ओतप्रोत हो गए थे। वे इस बात का ठोस प्रमाण थे कि प्यार कठोर से कठोर परिस्थितियों को भी झेल सकता है। निराशा का सामना करने पर भी आशा पनप सकती है। मैंने महसूस किया कि राजेश के शब्दों ने न केवल सीता के दिल को छू लिया था, बल्कि मेरे अपने दिल को भी छू लिया था, पीढ़ियों के बीच की खाई को पाट दिया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में एक गर्म चमक फैल गई। मुझे पता था कि मेरे जाने का समय हो गया है। मैंने नैना को उसकी माँ की कहानी साझा करने के लिए, मुझे इतनी अनमोल यादों को सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही मैंने शहर वापस जाने का रास्ता बनाया, मैं अपने साथ सिर्फ यादें ही नहीं ले गई, मैं राजेश और सीता के प्यार की विरासत को अपने साथ ले गई। एक ऐसा प्यार जिसने मेरे दिल को छू लिया था और मेरी कल्पना को प्रज्वलित कर दिया था। मैंने महसूस किया कि उनकी कहानी सिर्फ एक सैनिक और उसकी प्रेमिका के बारे में नहीं थी, बल्कि प्यार की स्थायी शक्ति, उसके द्वारा दी जाने वाली आशा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन को आकार देने के तरीके के बारे में थी। सीता की कहानी के साथ मुलाकात ने मेरे भीतर एक रचनात्मक आग जगा दी। अनुभव ने मेरी कल्पना को हवा दी, मुझे स्थायी प्रेम की इस कहानी को दुनिया के साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। मैं भावनाओं का ताना बाना बुनना चाहती थी, राजेश और सीता के बंधन के सार, उनकी अटूट आशा और समय की सीमाओं को पार करने वाले प्यार के मधुर आनंद को पकड़ना चाहती थी। मैंने उनकी कहानी से प्रेरित होकर एक उपन्यास लिखने का फैसला किया, जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी सहने की प्रेम की शक्ति का प्रमाण है।
जैसे ही मैं लिखने बैठी, मुझे अपने ऊपर एक उद्देश्य की भावना का एहसास हुआ। मेरे सामने का खाली पन्ना एक कैनवास में बदल गया, जो राजेश और सीता की प्रेम कहानी के रंगों से भरे जाने के लिए तैयार था।